हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में हमारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक ऐसा क्वालिटी प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल करवाना है जो कि ऑथेंटिक हो, टू द पॉइंट हो एंड रिलेवेंट हो। एंड दोस्तों, हमारे सारे लेक्चर्स एंड कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। एंड इन रिटर्न व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा नंबर में हमारे चैनल को एंड हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2020 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है वैक्सीन नेशनलिज्म। ये काफी न्यूज में था। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब कोई कंट्री बाकी कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल होने से पहले ही अपने रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स के लिए वैक्सीन के डोजेस की व्यवस्था कर लेती है, तो इस चीज को बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा वो पहले से ही परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। दोस्तों, वैक्सीन नेशनलिज्म के मॉरल एंड एथिकल इश्यूज होते हैं। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, जब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स के संपर्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों, ये चेंज नेचुरली भी होता है ओवर टाइम, क्योंकि जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं। पर और दोस्तों, इसको बोलते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पर दोस्तों, चिंता वाली बात यह है कि मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये एक्सेलरेट हो रहा है। दोस्तों, इस चिंता वाली बात क्या है कि अगर AMR हो जाएगा तो जो दवा है वो असर नहीं करेगी, इन्फेक्शन परसिस्ट रहेगा, मेडिसिन बिकम इनइफेक्टिव एंड इन्फेक्शन परसिस्ट इन द बॉडी। अब दोस्तों, इसके रीजंस क्या होते हैं AMR के? इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, lack of quality medicine, animal husbandry, poor infection prevention and control and weak surveillance system। दोस्तों, WHO ने अपने 2 इनिशिएटिव AMR के लिए लाए हैं। सबसे पहला है ग्लास एंड सेकेंड है अवेयर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लास का मतलब है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलियंस सिस्टम। इसमें क्या होगा? ग्लोबल लेवल पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा। और अवेयर टूल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है। इसमें क्या हुआ था कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि एंटीबायोटिक्स का आपको सेफली एंड इफेक्टिवली यूज करना है। इसमें एंटीबायोटिक्स को 3 श्रेणी में डिवाइड किया था। पहला था एक्सेस। इसमें ऐसी एंटीबायोटिक्स को रखा गया है जो कि मोस्ट कॉमन एंड सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आती है। सेकंड कैटेगरी थी वॉच। इसमें वो एंटीबॉडीज जो हमेशा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड था रिजर्व। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि लास्ट रिसोर्ट के तौर पे काम आती है, उनको इस कैटेगरी में रखा गया था। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ रेड लाइन कैंपेन चलाया जा रहा है एंटीबायोटिक्स को कर्व करने के लिए। अब दोस्तों, अगला टॉपिक है पेटेंट पूल। काफी इंपॉर्टेंट है, कोविड के सिलसिले में काफी न्यूज में था। दोस्तों, पेटेंट पूल होता क्या है कि एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 or more पेटेंट होल्डर्स फॉर लाइसेंसिंग देयर पेटेंट्स टू वन अनदर और एनी थर्ड पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर IPR। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी जिनके पास पेटेंट होते हैं वो आपस में लाइसेंस वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे, है ना, और एक दूसरे का वो पेटेंट अपने खुद के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी भी उसको यूज कर सकती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कोविड की वैक्सीन बनानी है तो उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और क्योंकि पेटेंट की
व्यवस्था होती है तो आप उन इंफॉर्मेशन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर अगर एग्रीमेंट होगा तो आप पेटेंट को भी यूज कर पाएंगे, तो उससे आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, इसका पहला जो मॉडर्न पेटेंट पूल था यूएसए में, वो था स्विंग मशीन कॉम्बिनेशन 1856। इससे संबंधित जो जानकारी सी टाइप, ये क्या होती है? द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सी टाइप क्या है। तो अब दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक नया कंसेप्ट है, जो हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का, उसमें इस संबंध में कोई भी प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस नहीं दी गई है। और दोस्तों, पर उसने मना भी नहीं किया है ना। तो अंडर आईपीए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेटेंट पूल को सेटअप कर सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट होगा। पर दोस्तों, जो हमारा कंपटीशन एक्ट है 2002 का, उसमें इसको एक रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। अब दोस्तों, अगला आइटम था आदित्य। ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? क्योंकि ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये कहाँ पे थी? ये केरला में थी। और न्यूज में क्यों थी? क्योंकि जो गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड है, उसके लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था। दोस्तों, अगला है प्लाज्मा बैंक। फ्रेंड्स, कोविड में काफी न्यूज में था। ये सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंडिया में, ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जा सके। कहाँ पे बनाया गया था? आईएलबीएस हॉस्पिटल में। प्लाज्मा हमारे ब्लड का ही पार्ट होता है। इसका कलर येलो होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लाज्मा है। दोस्तों, हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% बाकी की चीजें जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम को हमारी मसल्स तक पहुंचाना, हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करना। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 अभी रिसेंटली पब्लिश हुई थी। इसमें दोस्तों 2018 के कंपैरिजन में 14% हायर केसेस आए थे, लेकिन मिसिंग केसेस की संख्या कम हुई थी। ये मिसिंग केसेस क्या होते हैं? जो एस्टिमेटेड एंड नोटिफाइड केसेस में गैप होता है, उसको बोलते हैं मिसिंग केसेस। साथ ही साथ जो एचआईवी टेस्टिंग का जो प्रोविजन था, वो इस बार बढ़ा है, वो हो गया 81%। एंड चिल्ड्रंस का प्रपोर्शन भी बढ़ा है, जो जिनको टीबी डायग्नोस हुआ है। 8% है 2019 में एंड 6% था 2018 में। दोस्तों, परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको ट्रेंड याद रखना है कि कम है कि ज्यादा है। दोस्तों, इसमें स्टेट्स की रैंकिंग का भी प्रावधान किया गया था। जो लार्ज स्टेट्स है उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश टॉप पे थे। जो स्मॉलर स्टेट्स थे उसमें त्रिपुरा एंड नागालैंड टॉप पे थे। एंड यूटी में दादर नागर हवेली एंड दमन दीव टॉप पे थे। दोस्तों, इसको आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में भी इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के इनिशिएटिव्स की, तो पहला इनिशिएटिव है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से लेकर 2025 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना है। और जो एसडीजी गोल 3 है, उसमें हमें वो उसमें टारगेट क्या है? 2030। हम 5 साल पहले इसको पूरा करेंगे अगर ये सफल हो पाया तो। दोस्तों, साथ ही साथ अर्ली एक्यूरेट डायग्नोसिस की भी व्यवस्था हमारे यहाँ पे की गई है। जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा 700 टीबी फॉर्म्स बनाए गए हैं। एंड इससे संबंधित योजना है निक्षय पोषण योजना। इसमें क्या हो रहा है? जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ताकि उनकी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी हो सके। इसमें क्या होगा? पर मंथ 500 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाते हैं। इसका फाइनेंशियर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, ये टीबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे मेनली लंग्स पे अफेक्ट होता है, बट अदर ऑर्गन्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसका स्प्रेड कैसे? पर्सन टू पर्सन थ्रू कफ, स्नीज एंड स्पिट। दोस्तों, इसमें देखिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले देखा था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसी का ये एग्जांपल है। सबसे पहला इसमें है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, उनको ये बीमारी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जो फिर सेकंड आता है एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसमें क्या होगा? जो एटलीस्ट 4 ऑफ द कोर ड्रग्स है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है हमारा ट्रीटमेंट। जो तीसरा होता है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होगा कि ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ड्रग्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और दोस्तों, इंडिया में हाईएस्ट टीबी बर्डन है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है अल्ट्रा स्वच्छ। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि
ये डीआरडीओ ने बनाया है। ये उसका डिसइंफेक्शन सिस्टम है। कोरोना में क्योंकि सैनिटाइज करने की काफी आवश्यकता थी तो उस दौर में इसको लाया गया। इसका काम क्या है कि जो मटेरियल्स होंगे, स्पेशली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, उसको ये डिसइंफेक्ट करेगा। इससे वायरस वगैरह किल होते हैं। ये किसने बनाया है? डीआरडीओ प्लस जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गाजियाबाद में है। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इसको बनाया गया है। अगला दोस्तों, फेथ ट्रायल्स काफी न्यूज में थे। ये एक्चुअली दोस्तों, ये ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके दो दवाइयां थी जो कि एंटी वायरल ड्रग्स थी, फेवी पिरावीर एंड यूमी फेनोवीर। इसका ट्रायल किया गया था कि क्या ये इफेक्टिव रहेंगे कोरोना के लिए। तो इस ट्रायल को बोला गया था फेथ ट्रायल। तो इसलिए काफी ये न्यूज में था। इसके अलावा दोस्तों, अगला आइटम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नई एंटिटी अपनी बनाई है जिसका खुद का चेयरपर्सन होगा एंड बोर्ड होगा। दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर में काम करता है। और दोस्तों, आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अभी रिसेंटली एक दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, वो हम बात करेंगे अभी आगे। इस इन स्पेस का काम क्या है दोस्तों? ये बेसिकली स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, उसको रेगुलेट करने का काम इन स्पेस को दिया गया है। ये इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज के बीच में इंटरफेस का काम करेगी, है ना। और इस चीज को असेस करेगी कि किस तरह से इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज किए जा सकें। ये ऑटोनोमस होगी एंड इसरो के पैरेलल काम करेगी। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों, सेकेंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द लास्ट 2 years। फ्रेंड्स, इससे पहले जो संस्था बनाई गई थी वो क्या थी? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या थी? ये इसरो की कमर्शियल आर्म के तौर पे इसको बनाया गया था। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टू इनेबल इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनको इनेबल करो कि वो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। अब दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी थी जिसका कंट्रोल किसके पास था? DOS के पास था। और दोस्तों, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी, उसका नाम क्या है? एंट्रिक्स। और ये एंट्रिक्स क्या है दोस्तों? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में सेटअप की थी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका ये बेसिकली इसरो की मार्केटिंग आर्म है जिसका काम क्या है? प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी की। ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? ये देखिए, एक सैटेलाइट है मिकियस या मिसियस। ये चाइना का क्वांटम सैटेलाइट है, पहला, मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट है। देखिए, इसने क्या किया कि दो ग्राउंड स्टेशन के बीच में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिवेट करवाया गया था। और दोस्तों, ये किसने किया था? मिसियस ने, जो कि वर्ल्ड का पहला क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है। इसको चाइना ने 2016 में लॉन्च किया था। दोस्तों, ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बेसिकली होता क्या है हम आगे देखेंगे। ये क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। और दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के दो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुपरपोजिशन और दूसरा होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इनके नाम ही याद कर लीजिए, वो काफी है। अब दोस्तों, ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इसका यूज कहाँ पे होता है? जो कम्युनिकेशन होगा उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने में QKD का यूज होता है। और दोस्तों, QKD जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करता है। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो दो पार्टीज हैं जिसके बीच में कम्युनिकेशन होना है, उन दोनों को एक सीक्रेट की दी जाती है जो केवल उन्हीं को पता होगी, है ना। और उसी की मदद से वो मैसेज को इंक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब कोडिंग एंड इनकोडिंग वही लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी है जो कि मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो इन दोनों पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनका मैसेज जो है वो कोई थर्ड पार्टी उसको यूज कर रही है। तो इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी काफी बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसमें क्या होगा कि अगर कोई डाटा लीक होगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। तो काफी अच्छी ये चीज है। इसके अलावा दोस्तों, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी बहुत न्यूज में रहती है। ये क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करती है। इसमें क्या होगा कि एटम एंड सब एटम लेवल पे ही चीजों को देखा जाता है। अब दोस्तों,
अगली जो चीज है वो भी काफी न्यूज में है, वो है क्वांटम सुप्रीमेसी। दोस्तों ये क्या होगी? इट इज अ पॉइंट एट विच अ क्वांटम कंप्यूटर कैन कंप्लीट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी शायद उसको कर पाए, उसको ये क्वांटम कंप्यूटर आराम से कर लेते हैं। दोस्तों साइकामोर ये गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी न्यूज में रहता है ये हमेशा। इसने दोस्तों एक एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को खत्म करने में केवल 200 सेकंड लिए, और जो हमारे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है समिट, उसने कितना लिया था? 10,000 ईयर्स वो उसको लेगा अगर वो उसको उसको परफॉर्म करता। तो दोस्तों देखिए कितना फर्क आता है क्वांटम टेक्नोलॉजी में एंड क्लासिकल जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसमें। दोस्तों अगला हमारा आइटम है वो है अनीता। ये भी काफी न्यूज में था दोस्तों। ये देखिए ये अंटार्कटिका का पूरा एरिया है और ये हॉट एयर बलून है। एंड ये अनीता क्या है? बेसिकली ये अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना है। दोस्तों ये रेडियो टेलीस्कोप था, और इसको क्यों यूज किया गया नासा ने? दोस्तों इसको नासा के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसका काम ये था कि अंटार्कटिका के ऊपर आप देखिए कि न्यूट्रिनोज है या नहीं है ना, to detect ultra high energy neutrinos from a scientific balloon flying over अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर एक साइंटिफिक बलून फ्लाई कर रहा है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पे न्यूट्रिनोस प्रेजेंट है या नहीं है। दोस्तों अनीता ने अभी तक 4 फ्लाइट की है, पहला 2006 में, 2008 में, 14 में एंड 16 में। दोस्तों ये न्यूट्रिनोस क्या होते हैं? ये बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल होते हैं, हमें इनसे कोई किसी भी तरह का खतरा नहीं है, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स से पास हो जाते हैं विदाउट कि कोई इसको नोटिस भी नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों क्या होता है कि ये मैटर से रेयरली ही इंटरेक्ट करते हैं, बट अगर किसी एटम से टकराते हैं तो क्या होगा? सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं, और उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि वो यूनिवर्स के किस पोर्शन से आए हैं। तो दोस्तों अनीता जो है वो इन्हीं न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करता है। दोस्तों अगला टॉपिक है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनकी फोटो है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दोस्तों अभी रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया है। और दोस्तों ये किसका पार्ट था? ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, और ये कहाँ पे हुआ था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दोस्तों ये बीईसी ही बेसिकली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। दोस्तों ये जो बीईसी था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में ही प्रिडिक्ट कर लिया था, बट ये अब जाके सक्सेसफुल हुआ है। दोस्तों ये तो फिफ्थ स्टेट है, शुरू की 4 कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। दोस्तों ये जो बीईसी होता है ये सुपर कूल्ड गैस होती है, ठीक है, और इसमें क्वांटम प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंगल क्वांटम स्टेट। एंड दोस्तों ये कब बनती है? जब आप किसी एटम को एब्सोल्यूट जीरो पे कूल करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड दोस्तों ये जो बीईसी एक्सपेरिमेंट था, ये अर्थ पे करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी का रोल काफी ज्यादा हो जाता है, एंड इसकी वजह से बीईसी की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसलिए इसको स्पेस में किया गया है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट होता है, और वहां पे जो बीईसी होते हैं वो काफी स्टेबल कंडीशन में होते हैं। दोस्तों ये बीईसी जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा? जनरल रिलेटिविटी को समझने में, डार्क एनर्जी को समझने में, ग्रेविटेशनल वेव को समझने में हमें काफी मदद मिलेगी। अब दोस्तों ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर था प्लाज्मा, ये होता क्या? ये गैस होता है, बट दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या? कि इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मतलब ये हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, एंड जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उसको स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। और दोस्तों गैस में ये चीज नहीं होती है, इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है ना। और दोस्तों अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो 99% से ज्यादा चीजें जो हैं वो इस प्लाज्मा से ही बनी हुई है। अगर हम सन में देखें तो वहां नेचुरली प्लाज्मा बनता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो प्लाज्मा कहाँ मिलेगा? फ्लेम्स में, लाइटनिंग में, एंड जो ऑरोराज होते हैं वहां पे ये देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो चीज काफी न्यूज में थी वो क्या थी? गावी। ये गावी क्या है दोस्तों? दोस्तों इसको 2000 में बनाया गया था, है ना। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। क्या नाम हो गया इसका? ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। दोस्तों इसका काम क्या है कि ये
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती है एंड उनसे फंड रेज करती है और फिर उस फंड से जो पुअरेस्ट कंट्रीज है वहां पे वैक्सीनेशन वगैरह करवाती है। तो इसलिए काफी न्यूज में अभी कोरोना के कंडीशन में, कोरोना की सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसकी जो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था? चिल्ड्रंस वैक्सीन इनिशिएटिव। ये 1990 में बनाई गई थी और बाद में इसको चेंज किया गया था, गावी में इसको तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों ये जो गावी है इसका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस है। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि WHO एंड WHO में क्या रिलेशनशिप होता है? दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है चैंपियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स ये इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दोस्तों एक ICT बेस्ड सिस्टम है जो कि MSME के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होगा? MSME को एम्पावर किया जाएगा, एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, ताकि वो, और साथ ही साथ इंश्योर किया जाएगा कि जो MSME है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकें। तो दोस्तों चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसके लिए है? MSME के लिए है। दोस्तों अगला जो चीज है वो क्या? सत्यभामा पोर्टल। ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, ये भी काफी न्यूज में था। फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल। ये माइनिंग एडवांसमेंट के लिए बनाया गया है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल से इसको इंटीग्रेट किया गया है और इसमें क्या होगा? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, आप फंड्स वगैरह के बारे में जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों इसको किसने डिजाइन किया है? NIC ने इसको डिजाइन किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगला है सोलर मिनिमम। दोस्तों ये भी न्यूज में था। दोस्तों हर 11 साल में जो सन स्पोर्ट्स हैं एंड जो सोलर फ्लेयर होती है वो फेड हो जाती है, मतलब उनकी एक्टिविटी में कमी आती है। इस पीरियड को बोलते हैं सोलर मिनिमम। एंड दोस्तों सोलर मिनिमम में बेसिकली क्या होता है? ये सन के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। हर 11 साल में सन का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगा, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होंगे अब अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों सोलर मिनिमम के टाइम पे जो सन स्पॉट एंड फेयर की एक्टिविटी मिनिमम होती है वो बंद नहीं होती है, ठीक है, रहेंगी बट कम रहती है। अब दोस्तों आप देखिए ये पूरा 11 साल का साइकिल है। इसमें इसकी शुरुआत होती है सोलर मिनिमम से और बीच में आएगा आपका सोलर मैक्सिमम और उसके बाद फिर से ये आएगा सोलर मिनिमम। दोस्तों ये क्या है? ये सन स्पॉट है और ये क्या आपको देखने को मिल रहा है? ये है आपका सोलर फ्लेयर। ये होती क्या है? हम आगे बात करते हैं। दोस्तों सन स्पॉट क्या होते हैं? बेसिकली सन की सरफेस पर डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनकी डायमीटर काफी ज्यादा हो सकती है और ये कंपैरेटिवली कूलर प्लेस होते हैं अगर हम कंपेयर करें सन के सरफेस से, है ना दोस्तों ये कूल क्यों होते हैं? क्योंकि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से जो सन की हीट होती है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। अब दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सन के आसपास, ये क्या होती है? आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और रीऑर्गेनाइज होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होगा, उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। तो दोस्तों सोलर फ्लेयर क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो सोलर साइकिल होगा 11 साल का, उसकी शुरुआत होती है सोलर मिनिमम से, फिर क्या आएगा सोलर मैक्सिमम, है ना, और फिर वापस क्या आएगा सोलर मिनिमम आएगा। ठीक है, मतलब पहले सन स्पॉट एंड सोलर फ्लेयर की एक्टिविटी काफी कम रहेंगी, फिर वो बढ़ेंगे, फिर वो वापस कम हो जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे युक्ति। ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आया था युक्ति 1.0, उसमें क्या था कि यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसमें दोस्तों ये पहले लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था कि कोविड पेंडेमिक के दौरान जो भी रिलेवेंट आइडियाज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए युक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अभी इसका सेकेंड वर्जन लाया गया है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? MHRD। इसका पर्पस क्या है दोस्तों कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी को असिमुलेट करना जिसका कमर्शियल पोटेंशियल है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे स्टार्टअप्स के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, उसको असिमुलेट करना, उस क्षेत्र में इस पोर्टल में काम किया जाएगा। तो दोस्तों युक्ति के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? MHRD, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगला था आरोग्य पथ। ये CSIR की नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई है उसका रियल टाइम अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे
सिक्स मास एक्सटिंक्शन की। दोस्तों आप जानते हैं कि ऑलरेडी 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और अभी छठा जो है अभी चल रहा है। और दोस्तों ये छठा काफी सीरियस है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन के द्वारा, ये ह्यूमन कोज्ड है। अब दोस्तों ये एक्सटिंक्शन होता क्या है दोस्तों, जब अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के दौरान अगर मान लीजिए 3 क्वार्टर या उससे ज्यादा स्पीसीज खत्म हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन बोला जाता है। और दोस्तों पिछले 450 मिलियन सालों में 5 बार ऐसा हो चुका है एंड लगभग 70 से लेकर 95% जो हमारी स्पीसीज है वो खत्म हो चुकी है। और पर दोस्तों जो शुरू की जो 5 हुई थी उसका रीजन ह्यूमन नहीं था, उसका रीजन क्या था, कैटास्ट्रोफिक ऑल्ट्रेशन, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन या फिर कोलिजन विद एन एस्टेरॉइड, ये सब उसके रीजन थे। बट ये जो छठा है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ह्यूमन, इसको बोला जाता है एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन, इसको बोला जाता है। दोस्तों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पांचों अभी तक हुए हैं उनके क्या क्या टाइमलाइन थी और उसमें क्या क्या उसके रीजन्स थे, रिजल्ट्स थे। आप इस वीडियो को पॉज करके यहां से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे GPAI की। ये क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका यूज किया जाए, उसमें ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाए। तो दोस्तों ये अपने आप में एक नए तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसके मेंबर कौन कौन से हैं, USA, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब इसके मेंबर्स हैं। और दोस्तों इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे होगा, पेरिस में, जहाँ पे OECD वाले में ही इसका होगा, पेरिस में। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे पोर्टेबल UV लाइट डिवाइस टू किल कोरोना वायरस। फ्रेंड्स ये यूवी रेडिएशन काफी अभी न्यूज में था, कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको यूज में लाया गया था। ये बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 100 से लेकर 400 नैनोमीटर। उसमें जो 200 से 300 वाली जो रेंज होगी वो वायरस को किल करने के काम आती है ना। और उसमें होगा क्या कि वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों इसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो क्या था, स्ट्रोंटियम नियोबेट, ये आपको पता होना चाहिए। पर दोस्तों इस यूवी जो लाइट होती है इसका उपयोग केवल पब्लिक स्पेस को डिसइंफेक्ट करने में होता है। ठीक है, आप इससे ह्यूमन स्किन को नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें क्या होगा, कैंसर वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों आप देखिए ये पूरा स्पेक्ट्रम है, आप ये विजिबल लाइट का है 400 से लेकर 780 के बीच में एंड 100 से लेकर 400 के बीच में अल्ट्रा वायलेट है। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड्स। दोस्तों ये क्यों न्यूज में, क्योंकि इस साल ये कैंसिल हो गए थे। ये इसको एशिया का नोबेल प्राइज ही बोला जाता है, इसको 1957 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों इसका जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे, उसके नाम पे इनको रखा गया है। इसमें 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब दोस्तों आप जानते हैं रवीश कुमार को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और अभी इसमें 2009 के बाद से एमरजेंट लीडरशिप के भी फील्ड को शामिल किया गया है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की, जो कि अभी काफी न्यूज में है। दोस्तों ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के लिए टेक्नोलॉजी है। अगर हम 1G की बात करें तो 1980s में आया था, उसमें हमको क्या मिला था, एनालॉग वॉइस मिली थी। जो 2G था वो 1990s में आया था, उसमें हमें डिजिटल वॉइस का सुविधा दी गई थी। 3G आया था 2000 में, उसमें क्या हमको मोबाइल डाटा मिला था। 4G टेक्नोलॉजी जो हम अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये जो 5G टेक्नोलॉजी है OFDM पे बेसिस से, मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज इसमें किया गया है। अब दोस्तों ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा कि जो लेटेंसी होगी वो काफी कम हो जाएगी, इसमें डाउनलोडिंग स्पीड हमें काफी अच्छी मिलेगी, है ना। और दोस्तों इसमें क्या होगा, नेटवर्क कंजेशन बहुत कम रहेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, आप हर चीज को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जैसे मशीन्स होंगी वो भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगी। इसमें बेसिकली दोस्तों हमारी डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है D10 क्लब। ये D10 क्लब क्या है दोस्तों, D मतलब डेमोक्रेटिक पार्टनर्स, इसमें क्या है G7 कंट्रीज हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया, इन्होंने अपना एक क्लब बना रखा है और इनका एम क्या है कि
जो 5G इक्विपमेंट के सप्लायर का कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना, क्योंकि दोस्तों आप चाइना पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, और उसका अल्टरनेटिव सप्लायर कौन होगा उसके लिए ये D10 क्लब बनाया गया है। अब दोस्तों अगली जो खबर है वो क्या है, बीमल जुल्का कमेटी, ये क्यों न्यूज में थी दोस्तों? दोस्तों ये बनाई किसके लिए है? ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, ये फिल्म मीडिया यूनिट से संबंधित है, केवल इतना आप जान लीजिए कि ये मीडिया एंड फिल्म से संबंधित कमेटी है, बीमल जुल्का कमेटी। अब दोस्तों हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन जी एलिसा टेस्ट। दोस्तों ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि आईसीएमआर ने कहा था कि आप सीरो सर्वे कीजिए। एंड दोस्तों सीरो सर्वे में क्या होता है, आप एलिसा टेस्ट जो कि आईजीजी को डिटेक्ट करता है, उसको उसको देखा जा उसका टेस्ट किया जाता है पब्लिक में। अब दोस्तों ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एंटीबॉडीज होती है ना। ये एंटीबॉडीज क्या होती है हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटीबॉडीज काफी तरह की होती हैं, जैसे आईजीए होती है, आईजीजी होती है, आईजीएम होती है, आईजीई होती है, आईजीडी होती है। हमारे काम की दो ही यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी, आईजीएम एंड आईजीजी। दोस्तों आईजीजी कौन सी होती है? ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है जो कि ब्लड में एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स में पाई जाती है ना। और दोस्तों ये हमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। और दोस्तों जब इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा टाइम लगता है आईजीजी को बनने में, जबकि जो आईजीएम होती है वो भी हमारे ब्लड में होती है, और ये पहली एंटीबॉडी होती है जो कि हमारी बॉडी में बनती है जबकि हमें नया इन्फेक्शन होता है। अब दोस्तों ये जो एलिसा टेस्ट होता है ये बेसिकली क्या होगा, ये आईजीजी को डिटेक्ट करता है कि क्या हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी बन गई है क्या। दोस्तों ये जो आईजीएम होता है ये क्या होगा कि जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो 4 से 7 दिन के अंदर ये आईजीएम बन जाता है, और जो आईजीजी होता है वो 10 से लेकर 14 दिन के अंदर बनता है। और दोस्तों आईजीजी या एलिसा टेस्ट में हम आईजीजी एंटीबॉडी को ही डिटेक्ट करते हैं, और अगर आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी है वो रिसेंटली जो कोरोना वायरस है उससे एक्सपोज हुआ है। तो दोस्तों ये जो एलिसा टेस्ट या सीरो सर्वे का काम क्या है कि वो ये देखते हैं पॉपुलेशन में कितने लोगों में आईजीजी एंटीबॉडी बन गई है, मतलब कितने लोग अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों आता है सीरो सर्वे। ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों सीरो सर्वे क्या होगा कि जब आप पॉपुलेशन में ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग सार्स कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं तो आप सीरो सर्वे वहां पे करते हैं। इसमें क्या होगा, एलिसा टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि आईजीजी एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, और जितना प्रपोर्शन निकल के आता है उसी के हिसाब से आप अपना फर्दर एक्शन लेते हैं। अब दोस्तों अगला जो न्यूज थी वो थी लुहोमान 16A। ये दोस्तों काफी न्यूज में था। आप देखिए इसमें बैंड्स इनको मिले हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको बैंड्स मिले हैं, इसलिए न्यूज में था। फ्रेंड्स देखिए ये बैंड्स आप देखें जुपिटर में भी इसी तरह के बैंड्स हैं। आप सैटर्न में देखिए तो यहाँ पे भी इसी तरह के बैंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अलग से डिस्क भी मिलती है सैटर्न में, आपको पता होगा। तो दोस्तों ये देखिए ये प्लैनेट्स, ब्राउन ड्वार्फ्स एंड स्टार्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके मास में, वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो दोस्तों ये न्यूज में क्यों था दोस्तों? क्योंकि जो एक टीम थी एस्ट्रोनॉमर्स की, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो क्लोजेस्ट नोन ब्राउन ड्वार्फ है लुहोमान 16A, उसमें क्या है क्लाउड बैंड्स उनको देखने को मिले हैं जो कि जुपिटर एंड सैटर्न में भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि लुहोमान 16A क्या है? दोस्तों ये बाइनरी सिस्टम का पार्ट है, और जो बाइनरी सिस्टम में दोस्तों दो ड्वार्फ होंगे, पहला लुहोमान 16A है, दूसरा कौन सा है 16B। ठीक है दोस्तों, बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों ये 6.5 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे है हमारे यहाँ से। ठीक है, अगर हम देखें इन ड्वार्फ का वेट जुपिटर से 30 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये जो ड्वार्फ मिले हैं, जो ये क्लाउड्स मिले हैं, इसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया है? वो टेक्निक थी टेक्निक ऑफ पोलरीमेट्री। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है टेक्निक ऑफ पोलरीमेट्री, और इसको किसने सबसे पहले कंसेप्ट बताया था? वो थे इंडियन थे सुजान सेनगुप्ता, उनके द्वारा इसको बताया गया था। दोस्तों इसमें होता क्या दोस्तों कि पोलरीमेट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ पोलराइजेशन, और ये जो पोलराइजेशन होता है ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों
ये ब्राउन जो ड्वार्फ होते हैं इनको फेल्ड स्टार्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो मास होता है वो प्लेनेट से काफी ज्यादा होता है बट स्टार से बहुत कम होता है। आप ये इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ब्राउन जो ड्वार्फ है उनका मास बीच में होता है, इंटरमीडिएट मास होता है। अब दोस्तों, due to their small masses they are unable to sustain fusion of their hydrogen to produce energy। वो मतलब खुद की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो बाइनरी स्टार्स मैंने आपको बताया था कि ये दो स्टार का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट करता रहता है। तो दोस्तों, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों, हमने कोविड के दौरान काफी बार सुना कि एंटीजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। दोस्तों, पैथोजन क्या होंगे? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं एंड डिजीज पैदा करते हैं, है ना। और ये जो एंटीजन क्या होते हैं दोस्तों, ये एंटीजन बेसिकली प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन पैथोजन के ऊपर चिपक जाते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। और दोस्तों, ये क्या होंगे? जैसे ही हमारी बॉडी में आएंगे पैथोजन के ऊपर तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। दोस्तों, जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है तो हमारे शरीर में बनती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि वो एंटीजन के साथ फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों, पैथोजन क्या हुआ? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि पैथोजन की सरफेस पे होता है और ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। और इम्यून सिस्टम ट्रिगर होने से क्या होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है जो कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है। अब दोस्तों, जीनोम सीक्वेंसिंग भी न्यूज में था। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो डीएनए होता है उसमें आप जानते हैं ACGT ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उनके ऑर्डर को फिगर आउट करना जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। दोस्तों, ये जो हमारी वैक्सीन वगैरह बन रही हैं इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों, अगला जो न्यूज आइटम था वो था आरटीपीसीआर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। इसमें आप जानते हैं कि नोज से एंड माउथ से स्वैब सैंपल लिया जाता है। तो दोस्तों, ये काफी एक्सपेंसिव है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट यही है, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव टेस्ट भी यही रहा है। ये होता क्या है? रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा? आप कोविड की टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में आरटीपीसीआर के बारे में जानना हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो का पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।